पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या पप्पू की पार्टी हो, लोकतांत्रिक पार्टी हो, ये सारे पार्टियों को लोगों ने समझ लिया था कि ये एक दूसरे के वोट काटने के लिए ही सामने में आए हैं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। और एक तरह से आप देखें इन रुझानों में उनकी कहीं भी बढ़त की बात नहीं हो रही है, तो लोगों ने उसको एक तरह से उन चीजों को रिजेक्ट किया है। शेखर, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और ब्रिजेश भी हमारे साथ दरअसल जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एनडीए की बढ़त का लगातार रुझान मिल रहा है, उससे कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ मीडिया का जमावड़ा दिखाई दे रहा है और उसके बाद उसके सिवा और पूरी तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे पहले कि शायद अगर यहां पर जो महागठबंधन अगर उसको बढ़त मिलती है, कुछ जश्न वगैरह भी कांग्रेस कार्यकर्ता मना सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यालय में मायूसी का आलम है। महज अगर हम अंदर के नजारे की बात करें तो महज कुछ प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो केवल टीवी सेट पर बैठ करके इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन कभी शायद रुझानों में सही आगे जाए। लेकिन जिस तरीके के लगातार रुझान आते जा रहे हैं, एनडीए को एक बड़ी बढ़त मिल रही है, तो उसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यालय में मायूसी है और एक उम्मीदें थी जो बिहार चुनाव से कि अगर इसके बाद शायद कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर सकती है, कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है, कहीं वो संभावनाएं खत्म होती सी नजर आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ और मायूसी का आलम है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और अनुराग, मैं आपसे ताजा अपडेट चाहूंगा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से। निशांत बुला लीजिए। अनुराग, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो। बीजेपी मुख्यालय है, यहाँ पर उत्साह और जी बिल्कुल शेखर, श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से अब रुझान आप लोगों के पक्ष में आए हैं और महागठबंधन पीछे चला गया, आपको लगता है कि रुझान बिल्कुल नतीजों में तब्दील होंगे? निश्चित रूप से हम पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव की जो आंधी है वो मैं आपकी स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। और चुनाव एक सही दिशा में जा रहा है और हमने एक विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ा है और बिहार की जनता ने अभी शुरुआती जो रुझान है, मैं स्पष्ट रूप से आश्वस्त हूं कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनने वाली है। लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में फिट नहीं बैठी, नहीं चली। इसके अलावा अगर हम बात करें लालू यादव के खुद बेटे की, तेजस्वी यादव की, वो भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दोनों की एंटी राजनीति हुआ करती थी, जब दोनों एक हुए तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने सबक सिखाने का उनको काम किया। ये आपका मानना है? देखिए, लालू जी जंगल राज के रूप में वहां देखे जाते हैं और नीतीश जी की मौका परस्ती की ये पराकाष्ठा है कि जिस जंगल राज के साथ वो 20 साल तक लड़ते रहे और सिर्फ मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए उन्होंने लालू जी की गोद में अपना सर्वोच्च सब कुछ डाल दिया, समर्पण कर दिया। और जैसे ही इन्होंने समर्पण किया, वैसे ही अगर आप ग्रोथ रेट देखें बिहार की तो वो आधी हो गई और क्राइम जो है वो 40% बढ़ गया। तो बिहार का जो नौजवान है वो बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली बहुत साउंड है। उसने इन सब चीजों को बारीकी से देखा क्योंकि उस नौजवान का भविष्य भी इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने इस पूरे जो महासभापति गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ मकसद सत्ता प्राप्ति करना था, वहीं बीजेपी का मकसद बिहार का विकास करना था, तो उन्होंने विकास के साथ चलने का मन अपना बनाया, जो आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, जिस तरीके से चुनाव प्रचार बिहार में चल रहा था तो हम भी देख रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा विकास था, लेकिन बाद में थोड़ा बयानबाजी का दौर काफी गर्म हो गया, जिससे लगा कि विकास का एजेंडा थोड़ा पीछे छूट गया है। उसके बाद महंगाई एक मुद्दा अहम आया कि दाल भी महंगी इतनी हो गई है और बाकी चीजें महंगी हो रही है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था। ऐसी उम्मीद खुद बीजेपी के नेता कर रहे थे, लेकिन रुझानों में बीजेपी जो जनता है बिहार की विकास पर ही विश्वास किया है क्या? देखिए, एक एजेंडा जब तय होता है कि हमने एजेंडा तय किया विकास का और नीतीश जी ने उसको बार बार नकारने की कोशिश की। जब हम लोग पैकेज की बात कर रहे थे तो कुछ पैकेज नहीं है, ये है वो है, अल्टीमेटली उन्होंने भी पैकेज की घोषणा की, लेकिन वो पैकेज पर टिक नहीं पाए क्योंकि लालू जी ने गांधी मैदान की रैली में इसको अगड़ा और पिछड़े का चुनाव बना दिया इन प्रेजेंस ऑफ नीतीश कुमार। फिर वो गाय मांस को बीच में ले आए, फिर वो दलितों का घटना थी उसको बीच में लिया है। तो जब मार्केट से जब आप इश्यूज को बोरो करते हैं, उधार लेते हैं और उधार के इश्यूज पे आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी दुर्दशा ऐसी होती है जैसे अभी स्क्रीन पर आप महास्वार्थी गठबंधन की देख रहे हैं। जी, अब आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में आपने मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, निश्चित तौर पर जो आपकी मीटिंग होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की उसमें अब ये नाम तय होगा, लेकिन फिर भी आपके कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, पहले से हमने तय किया था कि कई राज्यों में हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ते हैं, कई राज्यों में हम लोग मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ते हैं।
और हमने बिहार में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके नहीं लड़ा। और अब विधायक दल की बैठक के बाद हमारा पार्लियामेंट बोर्ड होगा, बोर्ड के बाद हम तय करेंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अनुराग, एक सवाल अपने इनपुट एडिटर विनोद जी लेना चाहते हैं श्रीकांत जी से। मैं विनोद जी से कहूंगा कि वो अपना सवाल रखें। अनुराग, आप सवाल को आगे बढ़ाएं। अनुराग जी, अब श्रीकांत जी से पूछिए कि अभी नतीजे जो रुझान है वो सिर्फ रुझान है और बीजेपी के सारे लीडर इसके जो क्रेडिट है, जीत की जो क्रेडिट है वो मोदी जी को देने लगे हैं। कल तक जो सारे लीडर कह रहे थे कि ये रिफरेंडम नहीं होगा मोदी जी के सपोर्ट में या वो उनके अगेंस्ट में, तो फिर ये जीत का शेखर, मुझे विनोद जी की आवाज नहीं मिल पा रही, आप ही प्रश्न पूछिए। विनोद जी, आप अपना सवाल फिर से रख दें। अनुराग जी, मैं श्रीकांत जी से ये सवाल जानना चाहता हूँ। शेखर, विनोद जी की आवाज दरअसल मुझे मिल नहीं रही है, आप प्रश्न पूछिए श्रीकांत जी से। तुम रख दो। मैं अनुराग ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से ये अभी जीत का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को सारे नेता देने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो बाकी के लोगों की वहां पर स्थिति रही है उसमें या जो आपके घटक दल रहे हैं उनको फिर क्या होगा? श्रीकांत जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से रुझान में आप लोगों को जीत मिल रही है, सभी आपके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के फेस पर आपने चुनाव लड़ा तो बाकी नेताओं की क्या स्थिति वहां पर है, क्या उनको आप श्रेय नहीं देंगे? देखिए, सबको श्रेय है और बिहार के हर बिहारवासी को इसका श्रेय है, हर नौजवान को है, हर महिलाओं को है, गरीब को है और किसान को है और हमारे सभी जो 80 लाख हमारे सदस्य हैं उनको है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको है, बिहार के जो नौजवान तरक्की चाहते हैं उनको है। ये श्रेय सबको है क्योंकि हमारे लोकप्रिय नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्टार कैंपेनर हैं, तो निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में ये सब चुनाव हुआ है। लेकिन श्रीकांत जी, शुरुआती दौर में लग नहीं रहा था आपको कि अगर प्रधानमंत्री वहां पर ज्यादा रैलियां नहीं करेंगे या उनके फेस को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार में आपको उतना फायदा मिलने वाला नहीं है? अब जिस तरीके से नतीजे आए हैं, बिल्कुल मोदी मैजिक कायम है बिहार में भी। देखिए, किंतु परंतु नहीं होता है और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि भाई बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, वहां पूरे देश की जनसंख्या का अगर हम आकलन करें तो 42% जनसंख्या इन तीनों राज्यों में है। हम जब पूरे देश की डबल डिजिट की जीडीपी की बात करते हैं तो तब तक इन तीनों राज्यों में पूर्ण विकास नहीं होगा। मैं ये कहना था कि ये अगर माना जाए कि अगर जीत हुई है, रुझान जो बता रही है कि बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये मोदी जी के सपोर्ट में रेफरेंडम है। क्या आप मानते हैं कि बिहार के लोगों ने मोदी जी के सुशासन को रेफरेंडम दिया है? ठीक है अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये आप मान रहे हैं या श्रीकांत जी मान रहे हैं कि मोदी का जो सुशासन है ये दरअसल उसके लिए रेफरेंडम है? क्योंकि दिल्ली के जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि मोदी खत्म, मोदी वेव खत्म। छोड़िए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसके बाद मोदी मैजिक को खत्म माना जा रहा था, लेकिन अब जो रेफरेंडम दिया है, आपको लगता है कि मोदी जी के सुशासन पर ये बिहार की जनता ने रेफरेंडम दिया है? देखिए, रेफरेंडम की आप बार बार बात करते हैं। 2014 में 17.5 करोड़ जनता ने ये मानकर मोदी जी को वोट दिया था कि हम 5 साल के लिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं और 5 साल के बाद मोदी जी आपको यहाँ पे रोकूंगी मैं। शहनवाज हुसैन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तरह कैंप करके बिहार के लोगों को एक बुरी सरकार से निजात दिलाया और एक अच्छी सरकार बनने जा रही है। पहली बार आजादी के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर बैठक करेगा, लेकिन स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। बिहार के लोगों को जिन लोगों ने बाहरी बनाया वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। देखिए, चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है और मैं चाहूंगा कि चूंकि आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जरा सा मदद कर दीजिए शहनवाज जी की। नहीं, मदद देखिए, शहनवाज हुसैन जी हमारे बहुत ही एक युवा और जुझारू और लोकप्रिय नेता हैं, ऐसी बात नहीं है, और जमीन से निकले हुए नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से वहाँ की जो सरकार रही है और विगत आप 60 वर्षों में जिस प्रकार का शासन दिया है बिहार को, और वहाँ के लोगों में जितनी क्षमता है उसका भी दोहन नहीं हुआ, और जो संसाधन है, मतलब अगर आप देखें तो भौगोलिक रूप से भी जो संसाधन है और ऐतिहासिक रूप से भी जो विरासत है, देखिए मैं आपसे सीधा सवाल रख लेता हूं। ये ठीक बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही होती है कि विधायक दल जो विधायक जीत के आएंगे वो अपने दल का नेता चुनेंगे, फिर सीएम वगैरह वगैरह। यहाँ कांग्रेस की तरह उस तरह से तो नहीं होता कि ऊपर से थोप दिया गया सीधे सीधे।
हालांकि होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग तरह से रहती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको शहनवाज हुसैन में मुख्यमंत्री का कद नजर आता है? मेरा सीधा सवाल। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी लीडर हैं वहां, शहनवाज हुसैन जी हैं, चाहे वो सुशील मोदी जी हैं, चाहे वो अपने हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, चाहे वहाँ राधा मोहन सिंह जी हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हैं, चाहे वो आपके और भी 2-3 नेता हैं, जो राजू प्रताप रूढ़ी जी हैं। हाँ। तो ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिकल वे में आपको लगता है कि शहनवाज हुसैन से मैसेज ज्यादा जा सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है, हाँ, कभी भी ये जातीय धर्म और ये मजहब इस पर नहीं। शहनवाज जी एक अच्छा कार्यकर्ता हैं पहले पार्टी के, और देश के नागरिक हैं, और हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि कैसी है। तो मुझे लगता है कि जिनके ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड को लगेगा कि ये आदमी, ये कार्यकर्ता, ये नेता हमारे जनता के नजरिए से भी और पार्टी के नजरिए से भी और देश हित में काम करने की आमदा रखती है, उसको निश्चित रूप से मौका मिलेगा और नया चेहरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पार्टी हमेशा नए लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाती है और इस तरह से एक मैसेज भी दे रही है कि नए लोग आएंगे तभी पार्टी का नया एक कैडर तैयार हो। मैसेज देने की कोशिश हमने देखी भी है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें बनी है, वहां एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता रहा जहां पे उम्मीद भी नहीं होती थी कि शायद इनको। राम माधव क्या कह रहे हैं ये सुनने की तरफ जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अभी जो अर्ली ट्रेंड्स है, मैं मानता हूं ये बहुत अर्ली है, बट अर्ली ट्रेंड्स के चलते ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन सिंपल मेजॉरिटी प्राप्त करके बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार में सरकार बनाने के लिए हम प्रारंभ से डेवलपमेंट को एजेंडा बनाकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया था। तो दूसरी तरफ इसको डिरेल करने का ही प्रयास चलता रहा। उसमें बिहार के अंदर से और बिहार देश भर से कोई साहित्यकारों को, सिनेमा एक्टरों को, सबको लगा के वहां का इलेक्शंस को प्रभावित करने का प्रयास हुआ। पर मुझे लगता है कि बिहार की जनता बुद्धिमान जनता है, उचित ही निर्णय लेगी। अंत में हमारे पक्ष में संपूर्ण बहुमत हमको मिल जाएगी, पूरा विश्वास है। ट्रेंड्स वही इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कारण दिखता है? क्या नरेंद्र मोदी का वो जादुई क्षमता, या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार का जो एक कॉम्बिनेशन था? देखिए, इस पूरे प्रयास के पीछे कई लोगों का योगदान है। कोई भी चुनाव कोई एक फैक्टर पर जीता नहीं जाता है, अनेक फैक्टर से। सभी फैक्टरों में हम अच्छा करने का प्रयास किया, पर 2 चीजों को मैं जरूर हाईलाइट करूंगा। एक तो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व का कोई कंपैरिजन हम किसी और नेता से कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ऊंचे प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का है, वो शायद जरूर इस इलेक्शन में काम किया होगा। दूसरा, हमारा जो पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसको हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी ने बिहार में विशेषकर बहुत मेहनत करके स्वयं पर्यवेक्षण करके चलाया है। ये 2 फैक्टर्स तो जरूर महत्वपूर्ण होंगे, बट अंततोगत्वा मैं जैसा कह रहा हूं, चुनाव अनेक फैक्टर्स पर निर्भर होता है, तो जीत कई फैक्टरों के आधार पर होती है। तो सारे फैक्टर्स में हमने अच्छा किया होगा, इसलिए कुछ अच्छा नतीजा देखने को मिल रहा है। तो बताइए फाइनल टैली क्या है? 140 प्लस करेंगे? मैंने जैसे कहा, सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जरूर हमको मिलेगा। उससे आगे कितना आगे जाएंगे अब देखेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। दरअसल बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये बात यहाँ पर राम माधव जी की तरफ से कही गई चुनाव जीतने के लिए, और उसी फैक्टर का फायदा हुआ है। फिलहाल हमारे खास मेहमान एक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। अमिताभ जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और एक तरीके से उत्साह भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड इस बार बदला है। क्या ये कहें कि दरअसल जो साइलेंट वोटर था, जो अब निकलकर सामने आया है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला बीजेपी को, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा मिला, या महागठबंधन एक हो गए और लालू के प्रति गुस्सा, इसका एक तरीके से सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिला? यदि आप मुझे समअप करके कहेंगे कि मैं जवाब लूंगा, जरा रविशंकर जी को सुन लेते हैं। Stabilize. Let's wait for that. But people of Bihar need a change, and surely they will vote for development, for the vision which government of India has outlined for them, the BJP has outlined for them, the NDA has outlined for them. So Lalu and Nitish has been attacking BJP for a lot of agenda. Today the campaign is over. Now the day is of counting. Let's wait for the result. Thank you.
चलिए सिन्हा जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं करें। माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, होता है। जैसे ये आपकी इस समय को कमी को देखते हुए मैं एक छोटा समअप करूंगा। आपका प्रश्न लंबा था, मैं उत्तर छोटा दूंगा। अब देश में जो सामाजिकता, धर्म, इनके आधार पे जो बांट के वोटर्स को वोट लेने की जो कवायद होती थी वो अब बंद हो गया है। खंडित जनादेश का युग खत्म हो गया है। स्पष्ट जनादेश काम के बल में मिलेगा। किसी तरह के राजनीतिक जुमलों के हिसाब से, किसी तरह के मुगालते को डाल में रख के यदि देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश होगी तो अब नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने तय किया, पहली बार इतने विषम परिस्थितियों में अपनी जो मानसिकता का संतुलन बनाए रखा। वोटिंग पैटर्न से शुरू किया था आपने, मैं बताना चाहता हूं वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो महिलाओं ने जितना आगे बढ़ के वोट दिया है, 5 से 6% महिलाओं की जो भागीदारी मतदान में थी वो ज्यादा थी पुरुषों से। ये बता रही है कि महिलाओं ने तय कर लिया कि कम वोट में कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोग किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को हम नहीं चुनेंगे जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में। ठीक है अमिताभ जी, एक छोटी सी टिप्पणी और ले लेते हैं। हमारे इनपुट एडिटर विनोद मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अब देखिए हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, ये गैप जो है अभी जितनी तेजी से बीजेपी की तरफ मुड़ा था, अब वो गैप धीरे धीरे बीजेपी गठबंधन और जेडीयू में कम होता जा रहा है। क्या जश्न जल्दी मन गया क्या विनोद जी? जी बिल्कुल शेखर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अब मुझे भी लग रहा है कि बीजेपी शायद जल्दी जश्न मनाने में जल्दी कर रही है। अब सवाल ये है कि हम लोग ये बात कहते रहे हैं शुरू से ही, जिस जब से हम लोगों ने शुरू किया है इस लीडिंग और ट्रेंडिंग को, तब से हम बताते रहे हैं कि ये रुझान है सिर्फ, और ये जीत नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और सवाल ये है कि बीजेपी, ये बात हम लोग जानते रहे कि 5 चरणों का ये मतदान है और ईवीएम जो है अलग अलग चरण के अभी खुल रहे हैं। तो किस चरण में बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ी है, किस चरण में जो जेडीयू और बाकी जो महागठबंधन है उनके ज्यादा वोट पड़े हैं, ये अभी देखना बाकी है। और ये सारी चीजें 12 बजे के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि इस लीडिंग और ट्रेंडिंग का, ये सारे चीज ट्रेलिंग का, कि किसके पक्ष में जा रही है, जीत का दिशा किधर है। तो अभी जो भी पार्टियां अपनी तरफ से ये बात कह रही हैं या जश्न मनाने के मूड में है, मुझे लगता है वो जल्द में है, जल्दी कर रहे हैं। अमिताभ जी, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगी, जो स्टार्टिंग में देखने को मिला था गैप वो बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रहा है, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि क्या एक तरीके से जो भापा जा रहा है वो कुछ और है? नहीं, आप धैर्य रखें। चुनावी जो अभी मैं आपके स्टूडियो में जी में था अभी सुबह से, और वहां भी जब बातचीत के दौरान मैंने शुरू में कहा, मैं वहां 1.5 महीने बिता के आया हूं भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन के दौरान बिहार में, और मैंने वहां की नब्ज समझने की कोशिश की है। मैं जो सुबह में 7 बजे कह रहा था वो आज कह रहा हूं, और वही मैं शाम को 5 बजे भी कहूंगा कि वहां की बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। ये जो चुनाव के नतीजे हैं, ये जो रुझान है नतीजों के, वो ऊपर नीचे होते रहे, मुझे उसका अंतर नहीं पड़ता। जब मैं उठ रहा था वहां से तो थोड़ा सा सुधीर जी हल्का सा चुटकी ले रहे थे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं सुबह में भी जब बोल रहा था तो यही कह रहा था कि स्पष्ट जनादेश है, और अभी भी मैं स्पष्ट जनादेश की बात कर रहा हूं। मैं पॉलिस्टर की तरह ये नहीं कर रहा हूं कि मेरी इतनी सीटें मिलेंगी। मैं और मोदी जी के वहां जादू को मैंने फील किया है। जब मोदी जी के रैलीज में जो लोगों को जाते हुए मैंने देखा, उनसे बात की, जो चार्ज्ड है वहां, जो यूफोरिया है, वो इस बार जो चुनावी परिणाम है उसमें निश्चित रूप से सामने आएगा। ये मैं अभी भरोसा दिलाता हूं। ये जो अभी अंतर अगर आप देखेंगे तो 153 सीटें हैं जिन पर रुझान आ चुके हैं, और जिसमें 85 एनडीए के खाते में जा रही हैं और 63 जेडीयू में। ये अंतर शुरुआत में अगर अमिताभ जी समझे तो आधे का था। जो एनडीए थी वो तो आधी सीटें लेती नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए तो बहुत कम है। तो ये कहें अब दरअसल एक टफ फाइट हो रही है। देखिए, वहां जो बिहार में जातिगत राजनीति इतने सालों से चली आ रही है, उसमें कई जनरेशंस निकले हैं जातीय समीकरण को देखते हुए। तो इसीलिए मैंने तो ये नहीं कहा कि जो महागठबंधन उनका है वो 0 पे आ जाएंगे या 10 पे आ जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस भी उतने सालों की, उनकी जो राजनीतिक कवायद है उसका कुछ तो असर होगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, करवट ले चुकी है वहां की राजनीति। और सिर्फ वहां की राजनीति नहीं, पूरे देश में अब सिर्फ परफॉर्मेंस और विकास पे वोट पड़ने लगा है, और खंडित जनादेश का समय चला गया, स्पष्ट जनादेश का समय आ गया है। इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए है उसकी सरकार वहां बनने वाली बिहार में। और मैं फिर बता रहा हूं, रुझान पे आप थोड़ा धैर्य करें, न जाए। ठीक है, हम एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे इनपुट एडिटर विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं, पहले गैप बड़ा होता है और उसके बाद ये घटता चला जाता है। चलिए
हम चलेंगे, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं करीब 85 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, जबकि 67 सीटों पर जेडीयू और उसका गठबंधन, अन्य के खाते में 5 इस समय ये रुझान दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन ये देखिए एक सीट पर ओवैसी भी AIMIM भी आगे ये मेरे ख्याल से सीमांचल की वाला है, 5वें फेज का जो वोट पड़ा है वहां पर ओवैसी ने काफी ताकत लगाई और 6 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ाया था और उनकी पार्टी आगे, तो उनकी पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पर 22 सीट पर AIMIM आगे, यानी कि ओबीसी फैक्टर जिसे माना जा रहा था एक बड़ा फैक्टर हो सकता है सीमांचल में, वो फिलहाल जो ये रुझान है उससे तस्दीक हो रही है। 6 सीटें जिस पर सीमांचल में चुनाव लड़ाया था, अगर हम वहां की इक्वेशन को समझे। अमिताभ जी, ओबीसी फैक्टर जिसको अभी तक नकार रहे थे आप लोग, आपके अभी जो पहले आनंद साहू जी थे वो भी मान रहे थे कहीं ना ये कोई फैक्टर नहीं है क्या? जिस तरह से ये जो पहली सीट है जिस पर आगे उनके कैंडिडेट है, तो ये माने एक फैक्टर है जो सीमांचल में प्रभावित कर सकता है। मैंने अभी अपने पिछले वक्तव्य में भी ये कहा आपको कि देखिए इतने दशकों की जो राजनीति वहां रही है, जिसमें धर्म के पर आधारित और जाति पर आधारित वोटिंग पैटर्न होते रहे हैं, उसका थोड़ा सा असर तो देखने को मिलेगा। अब इसमें ओवैसी साहब जीतेंगे या ओवैसी साहब की पार्टी हारेगी, ये मैं इस पे अभी कोई भविष्यवाणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अपरिपक्व होगा मेरे हिसाब से। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये समय बदल चुका है और यदि उनकी पार्टी जीतती है तो शायद उसी का नतीजा होगा कि मुसलमान जो है वो एक वोट बैंक के नाते किसी एक को इसलिए वोट देता है क्योंकि वो ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखता है उसको। अब मुसलमान हो, हिंदू हो, जातियां हो या मुस्लिम में भी, मैंने तो ये कहा कि मुसलमानों में भी लोग बात करते हैं ये जाति का अब यहाँ पर नजर आता है। हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ इस समय कमाल फारूकी साहब भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अभी ट्रेंड सामने आ रहा है, 157 सीटें करीब सामने आ चुकी हैं, 85 प्लस बीजेपी, 67 के करीब जेडीयू प्लस, क्या आपको लग रहा है इससे आप क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। मतलब मैं सुबह से बात कर रहा हूं और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था, मुझको नजर आ रहा था कि बीजेपी का एज है और बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन अच्छा, बीजेपी पहले भी हुकूमत बना लेती, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो किस कॉस्ट के ऊपर जो हुकूमत बन रही है, ये हमको जरा चिंतित करता है। अगर बीजेपी वही अपना विकास का मुद्दा रखे होते, जो नौजवानों को साथ लेकर चलने वाली बात थी, अगर वो रखे होते और वो बीच में रास्ता न भटकते तो ये जीत और ज्यादा मनाने वाली होती। अब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा, और ये आपके यहां भी बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है कि कोर्स करेक्शन सेकंड फेज के बाद शुरू हुआ है। सेकंड फेज तक मसे कि बीजेपी उसी मुद्दे पर थी, उसके बाद कोर्स करेक्शन सडनली जो दूसरा हो गया। हालांकि उनको वही रखना चाहिए था, जीतते तो वो, क्योंकि देखिए मोदी जी का अभी जादू नौजवानों के ऊपर है और नौजवान जो है बड़ी तादाद में वोट शुरू से दे रहा है। और अभी तक भी तो 2014 का जो ख्वाब मोदी जी ने दिखलाया है वो लोग बाग उसको भूले नहीं है, अभी समझते हैं कि शायद बीजेपी उसके ऊपर फिर दोबारा वापस। अब ये जो बीच में जो पोलराइजेशन हुआ और ये जो फ्रिंज एलिमेंट जो है जिन्होंने मसे के हर तरह की बातें करनी शुरू कर और वो भी बीजेपी क्या अपने विरोधियों के जाल में कहीं फंस जाती है या स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर फंसती है? मुझे ऐसे लगा। अदरवाइज इनको जो यहां पर जो कुछ भी यूपी में हो रहा था उसका इंपैक्ट जो है ना वहां पर उतना ज्यादा नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? उसकी वजह यह है कि बिहार एक ऐसी स्टेट है जो 1955 से लेकर आज तक वहां पर काऊ का कोई मुद्दा कभी रहा ही नहीं। AIMIM अगर वहां पर अपना खाता खोल रहा है, पहली बार जाकर के, AIM जो है हिंदुस्तान की पार्टी है, उसमें हमको कौन सी प्रॉब्लम वाली बात? वो लेकिन चुनाव तो वो कौम के ऊपर लड़ते हैं। सर अगर देखिए, अब आप देखें, अगर कौम की बात करें तो यकीनी बात है जो रियलिटीज पर आई है तो मुसलमान वहां तकरीबन 17-18% मुसलमान है। क्या आपका क्या ख्याल है कि वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा पार्टी के अंदर? मतलब बीजेपी सर नहीं देखिए ना, बीजेपी नेशनल पार्टी है, हुकूमत बना रही है और मसीह के बाकायदा 2014 से अच्छी बहुमत के साथ में हुआ है और उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने बात कही सबका साथ सबका विकास और सबके लिए बात करने वाली बात। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब आप जीतने की परिस्थिति के अंदर आएंगे तो इसका मतलब मुसलमान तो बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा। 17% में से आप सिर्फ दो MLA की सीट जो है ना बीजेपी ने दी है, तो क्या इतना ही राइट बनता था उनका? ठीक है अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ। मैं फारूकी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब वो विश्लेषक के नाते भी हैं। एक चीज मैं इनसे थोड़ा सा इस पे डिसएग्रीमेंट कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास के अलावा कोई एजेंडा तय नहीं किया। आप राजनीतिक विश्लेषक के नाते यदि ईमानदारी से देखना चाहेंगे फारूकी साहब, तो मैं आपको ये विश्वास से कहता हूं कि आप भी ये बात मानेंगे, पब्लिक पोस्टरिंग चाहे जो भी हो। यदि लालू यादव बीफ का मुद्दा उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्या वो स्लीपिंग डक बन के बैठी रहे?
क्या वो नहीं बताए कि ये बीफ का मुद्दा तुमने उठाया है और इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा? वो किस नाते? क्या मुसलमानों को तुम भेड़ बकरियों की तरह एक हर्ड की तरह व्यवहार करते हो? क्या वो भेड़ बकरी हैं, हमेशा उसी तरीके से वोट करेंगी? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जाति का भी, जो आरक्षण का मुद्दा जदयू महागठबंधन ने उठाया, वो भी उनका उठाया हुआ था। नहीं तो हमने विकास के मुद्दे से कहीं, फारूकी साहब का कि आप टिकट भी तो नहीं देते, 2 कैंडिडेट आपने। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि टिकट देना यही तो सिंबोलिज्म है जिसने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क किया है। विकास, एक मिनट, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी, आप भी अपनी बात कहिएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिंबोलिज्म से देश नहीं चलता, देश चलता है परफॉर्मेंस से। यदि आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी तो वहां पर एमएलए बन के रिजर्वेशन पाके सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई लालायित नहीं होगा। लालायित होगा तो इसलिए क्योंकि उसको ज्यादा अच्छा से अपना जिंदगी जीनी है, अपना विकास करना है। और मैं अंतिम बात कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में एक ही मुद्दा रखा कि बिहार जो है वो हमेशा दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए क्यों बाहर भागता है। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वाराणसी से केके मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं। केके मिश्रा जी, जिस तरह से हमारे 2 खास मेहमान यहाँ पर एक अलग तरीके से जो पहलू है वो 2-3 चीजें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अगर आप रुझान को देखें तो फिलहाल जो शुरुआत में रुझान था वो आप थोड़ा बदल रहा है, जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। आप के नजरिए से इसका एक फैक्टर क्या हो सकता है? क्या एक जल्दबाजी शुरुआत में दिखाई गई, या फिर ये कहें कि अब वो चरण सामने आ रहे हैं, या अब उन चरणों की काउंटिंग हो रही है जिनमें रणनीति नहीं बदली गई? देखिए, ऐसा है ना कि जो शुरुआत होते हैं, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण ये हम लोग जानते हैं कि जो शुरुआत में ट्रेंड बनते हैं वो ट्रेंड इस बात के संकेत देते हैं कि चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा। आप रुझान, कम सीटों के रुझान के आधार पर बात कर रहे हैं, मैं उसको नहीं देखता। यह है कि एक पार्टी ने बढ़त ली है और वो बढ़त बढ़ती जा रही है, दूसरी पार्टी भी बढ़त ले रही है, लेकिन अंतर जो है 20-25 सीटों का। क्या आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव में 100 सीटों का अंतर होगा? ऐसा नहीं होगा। बिहार के चुनाव में जी केके मिश्रा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। ये बात मुझे कमाल फारूकी जी, ये वाकई जो ये बात कह रहे हैं कि एक डिफरेंस होगा, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ये कहें कि दरअसल जो आज का जो रिजल्ट होगा वो एक मैसेज होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत बड़ा। हाँ, मैं तो समझता हूं कि इसका जरूर, मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूं। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। और मेरी अपनी सोच ये है कि जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को, एनडीए को 50 से लेकर 60% तक की सीट्स मिलेंगी। कम से कम इससे 60 से कम तो मुझे नहीं लगता कि निकल कर आएंगी। और वो उसमें जो एक असेसमेंट आया था, तकरीबन उसके करीब ही हम पहुंचते नजर आ जाएंगे कि 155 के आसपास, 145 से लेकर 155 तक सीट्स निकल कर आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है, अच्छा सोचना चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस इलेक्शन के बाद, मैं भाई की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए कि भाई मुझे भी तो हक पहुंचता है ना कि मैं भी जरा थोड़ा सा एम्पावरमेंट मुझको भी मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे बगैर आप एम्पावरमेंट करते ना, क्योंकि आपके यहां भी थ्योरी, अगर ऐसा न हुआ होता तो आपने पासवान जी को साथ में क्यों लिया होता, अगर ऐसा न हुआ तो आपने मांझी साहब को क्यों लिया होता, क्योंकि आपको भी समीकरण देखने हैं कि कौन आदमी आपके साथ में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अभी तक आपने मुसलमानों के ऊपर बिल्कुल एतमाद करना शुरू नहीं किया है, और उसी एतमाद न होने की वजह से 17%, 18% मुसलमान होने के बावजूद भी आप 2 सीट्स दे रहे हैं। इसका मतलब यह आपको मुसलमानों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुसलमानों का कॉन्फिडेंस आप जितने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। वो जो लालू कह रहे हैं या नीतीश कह रहे हैं उसकी बातों में ज्यादा आते हैं, वो जो मोदी कह रहे हैं उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा सर, क्या इनिशिएटिव हो रहा है ये बताइए ना, मुझे ये बताइए कि मुसलमानों के ताल्लुक से इनिशिएटिव क्या हो रहा है? इसका जवाब अभी लगे हाथ, अमिताभ जी दे दीजिए। देखिए फारूकी साहब, ये विश्वास के लिए हमेशा वो पुराने जो घिसे पिटे ढर्रे पे क्यों उम्मीद करते हैं कि आपका सांसद, आपका विधायक यदि मुस्लिम होगा तभी उसकी सशक्तिकरण होगी, उसका एम्पावरमेंट होगा? नहीं, मैं आदर के साथ करना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि वो सबका साथ सबका विकास करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एमएलए और एमपी हो। क्या उसकी चिंता हो रही है? क्या उसको समाज में न्याय मिल रहा है? क्या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है? क्यों उसकी आर्थिक स्थिति, क्यों सच्चर कमेटी की जरूरत महसूस हुई देश में 60 साल के बाद भी? क्यों मुसलमानों की दुर्गति है? क्या कांग्रेस उसके साथ ही रही है, या ऐसे मुसलमान वोटों को बेचने वाले राजनीतिज्ञों की कारण ये स्थिति है कि 60 सालों में भी सच्चर कमेटी को ये रिपोर्ट देनी पड़ी कि मुसलमान जो है वो दयनीय स्थिति में है? इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, मुसलमान तो बहुत एमपी और सांसद हुए और विधायक हुए, लेकिन मुसलमानों की स्थिति क्या सुधरी? गुजरात में, मैं अभी गुजरात पे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं प्रासंगिक बोलना चाहता हूं। देखिए मुसलमान वहां का सुखी है,
गुजरात का। हाँ। और इसी तरह से देश का मुसलमान सुखी होगा। तो उसका एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। प्रजातंत्र में विनेबिलिटी है, जरूरत नहीं। आज ही पता लग जाएगा कि दरअसल सबका साथ सबका विकास में लोग कितना आगे आ रहे हैं या किस तरह की सहभागिता है। हम मुझे लगता है कि शायद एक गर्म बहस से ज्यादा जरूरी है कि आज का जो दिन है इसको लोगों के लिहाज से, उनके लिहाज से थोड़ा समझना चाहिए। इस बीच आपको बता दें लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर